नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज पुनः एक बार आपके समक्ष राजनीतिक आधुनिकीकरण जिसे कि हम लोग पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में बातचीत करने के लिए उपस्थित हों। विद्यार्थियों, यह प्रथम वर्ष कला कि ये प्रथम प्रश्न पत्र, जो राजनीति विज्ञान का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसे कि हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार के नाम से जानते हैं, का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ हमें यह बात स्पष्ट रूप से अपने मस्तिष्क में बैठानी चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विकासशील राष्ट्र थे या तृतीय विश्व के जो देश थे, उनके अंतर्गत व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो रहे थे और इन राष्ट्रों में हो रही उठापटक को समझना प्रत्येक राजनीति वैज्ञानिक के लिए एक चुनौती के रूप में था। प्रत्येक राजनीति वैज्ञानिक इस उठापटक को अपने एक अलग दृष्टिकोण के साथ देखता और समझता था। विद्यार्थियों, यह वह दौर था जबकि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रत्येक वैज्ञानिक और शोधकर्ता एक नवीन प्रकार के सिद्धांत निर्माण हेतु प्रयासरत था। यह एक ऐसा समय था जब सभी राजनीति वैज्ञानिक किसी ना किसी एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहते थे जिसके आधार पर वे कुछ भविष्यवाणियां कर सकें और अपने विषय को, अपने शोध को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर सकें। कुछ विद्वान विकास की अवधारणा के सापेक्ष तृतीय विश्व के जो राष्ट्र थे उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना चाहते थे। कुछ विद्वान आधुनिकीकरण के कंसेप्ट के माध्यम से समझना चाहते थे, कुछ समाजीकरण की अवधारणा के माध्यम से समझना चाहते थे, कुछ संस्कृति के माध्यम से समझना चाहते थे। अर्थात हर व्यक्ति, हर वैज्ञानिक, हर राजनीति वैज्ञानिक एक नवीन दृष्टि के साथ में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास कर रहा था और एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करना चाह रहा था जिसके माध्यम से वह एक वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित कर सके। राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो संकल्पना है, उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में हुई। यह एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसके कई आयाम हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों के मानकों, मूल्यों और अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। बौद्धिक स्तर पर इसमें अपने परिवेश के बारे में ज्ञान के विसरण की अपेक्षा की जाती है। जनांकिक स्तर पर इसका निहितार्थ जीवन स्तर में सुधार और नगरीकरण से है। सामाजिक स्तर पर इसमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार और अन्य प्राथमिक गुटों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र बिंदु को स्वैच्छिक रूप से संगठित अनुषंगिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए। और आर्थिक स्तर पर इसमें कृषि के विकास, औद्योगिकरण का विकास, आर्थिक कार्यकलाप जो हैं उनको प्रमुख रूप से माना जाता है। विद्यार्थियों, आधुनिकीकरण जो है वह एक प्रक्रिया है जो साधनों के
विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज के विकास की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है, इसको ही ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वान, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि कोलमैन, वार्ड, एसपी वर्मा आदि जो विद्वान हैं, इन्होंने आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है, विशेषतया राजनीतिक आधुनिकीकरण की, इसको समझाने का प्रयास किया। किंतु व्यापक रूप में इस अवधारणा को एडवर्ड शिल्स ने बड़े ही व्यापक रूप में प्रस्तुत किया। जब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें यहाँ यह ध्यान देना होगा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी राज्य के अंतर्गत अन्य राज्य के सापेक्ष केंद्रीय सत्ता में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है तथा राजनीतिक संस्थाओं में कार्य विशिष्टीकरण और कार्य विभेदीकरण आ जाता है तथा जनता की राजनीति में सहभागिता बढ़ जाती है। यदि इसको और हम सिंपल बात करें तो यहाँ पर इससे यह अभिप्राय है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसी संकल्पना है जिसका लक्ष्य राजनीतिक विकास की भांति पश्चिमी राष्ट्र नहीं है, वरन यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है और कोई राज्य निरंतर विभिन्न स्तर पर आधारभूत विशेषताओं में सुधार करता जाता है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि आधुनिकीकरण एक सापेक्षिक अवधारणा है जिसका वास्तव में कोई लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक राष्ट्र पूर्ववर्ती स्थिति या किसी अन्य राष्ट्र की तुलना में आधुनिक हो सकता है, अर्थात यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो कोई राष्ट्र कितना आधुनिकीकरण कर चुका है, यह वर्तमान में स्थापित जो प्रतिमानक हैं या पैमाने हैं उनके आधार पर समझा जा सकता है। अभी जो हमने 5 बिंदु की बात करी, उन 5 क्षेत्रों के आधार पर हम आधुनिकीकरण को परख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को समझाने का भी प्रयास किया या परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें कि सर्वप्रथम हम कोलमैन की बात करते हैं। कोलमैन कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण से अभिप्राय नगरीकरण, औद्योगिक विकास, अभिवृद्धि नौकरशाही से है, जिसमें कोई राष्ट्र परंपरागत सत्ताओं के स्थान पर नवीन आस्था के केंद्र ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर कोलमैन ने नगरीकरण, औद्योगिक विकास और अभिवृद्धि जो नौकरशाही है उसको प्रमुख माना है राजनीतिक आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण को समझने हेतु। वार्ड मोहते कहते हैं कि आधुनिकीकरण आधुनिक समाज की तरफ ले जाने वाली ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी प्रमुख विशेषता इसके वातावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित करने की अभूतपूर्व समर्थता है। तो इन्होंने जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण को जो है भौतिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनको नियंत्रित करते हुए और एक समर्थता या सामर्थ्य स्थापित करने की बात
कही है। एसपी वर्मा, जिन्होंने कि राजनीतिक आधुनिकीकरण को एक व्यापक रूप में समझने और समझाने का प्रयास किया है, वे कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो है 5 आयाम हैं। यदि हम इन 5 आयामों में को समझते हैं तो हमें राजनीतिक आधुनिकीकरण बहुत आराम से समझ में आएगा। पहला आयाम बताते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर। एसपी वर्मा कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर राजनीतिक आधुनिकीकरण से तात्पर्य आम जनता के मूल्यों, विश्वासों और अभिविन्यासों में आए अंतर से है। अर्थात साइकोलॉजिकल लेवल जो है उस पर यदि आम जनता के जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, यदि उसमें अंतर आने लगे तो हम मान सकते हैं कि वह राजनीतिक आधुनिकीकरण को दर्शा रहा है। दूसरा आयाम उन्होंने बौद्धिक स्तर पर बताया। इसमें एसपी वर्मा कहते हैं कि जब लोगों के बौद्धिक क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, अर्थात लोगों के ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, तो वह राजनीतिक आधुनिकीकरण को दर्शाता है। तीसरा स्तर बताया है इन्होंने जनांकिकी या जनसंख्या के स्तर पर। एसपी वर्मा कहते हैं कि इस स्तर पर लोगों के जीवन यापन के स्तर में अंतर आ जाता है, अर्थात लोगों की जीवन शैली समुन्नत हो जाती है। एसपी वर्मा चौथा आयाम सामाजिक स्तर पर बताते हैं। वे कहते हैं कि इस स्तर पर लोगों की आस्था का क्षेत्र परिवार आदि प्राथमिक इकाइयों के स्थान पर स्वैच्छिक समूहों की ओर उन्मुख होता है। पांचवें आयाम के रूप में एसपी वर्मा आर्थिक स्तर को प्रमुख मानते हैं। आर्थिक स्तर पर वे कहते हैं कि इस स्तर में किसी राज्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के पुराने प्रतिमानों के स्थान पर नवीन प्रतिमान आ जाते हैं, अर्थात वहाँ कृषि के स्थान पर औद्योगिकरण को गति मिलने लगती है। इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें कोई राज्य ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर नगरीकरण या शहरीकरण की ओर, कृषि से उद्योगों की ओर, परंपरागत राजनीतिक सत्ता से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख होती है तथा उस राज्य में जनता जो है राजनीतिक सहभागिता को व्यापक स्तर पर लागू करती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विभिन्न स्तरों पर जब यह चीज़ समाज में स्थापित होने लगती हैं तो वह कहीं ना कहीं राजनीतिक आधुनिकीकरण को दर्शाता है। एक विद्वान हुए हैं एडवर्ड शिल्स, उन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमानों को दर्शाया है। एडवर्ड शिल्स नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान बतलाए हैं। पहला प्रतिमान या मॉडल उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र बताया। शासन व्यवस्था के इस स्वरूप के अंतर्गत राजनीतिक आधुनिकीकरण अपने मूल रूप में होता है, अर्थात यहां पर जनता की पूर्ण राजनीतिक सहभागिता तथा राजनीतिक व्यवस्था की अभिवृद्ध क्षमता तथा राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण संरचनात्मक ढांचा पाया जाता है, अर्थात यहाँ जनता स्वयं जागरूक होते हुए राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। दूसरा मॉडल जो है उन्होंने बताया अभिभावकी लोकतंत्र। शिल्स कहते हैं कि यह शासन व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जिसमें कि जनता निष्क्रिय अवस्था में होती है, अर्थात राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से अनभिज्ञ रहती है तथा इस राष्ट्र में राजनीतिक आधुनिकीकरण का समस्त कार्य बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा किया जाता है। तीसरा मॉडल बताया उन्होंने
अभिवृद्ध वर्गतंत्र, जिसे कि हम आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र के नाम से भी जानते हैं। शिल्स महोदय कहते हैं कि यह शासन व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जिसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण का संपूर्ण कार्य किसी राजनीतिक वर्ग या दल के द्वारा किया जाता है। चौथा मॉडल बताया सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र। यह शासन व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जिसमें कोई तानाशाह शासक या वर्ग जो कि आधुनिकीकरण की सोच रखता है, वह देश की राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देता है। शीर्ष महोदय के अनुसार पांचवा मॉडल है परंपरागत वर्गतंत्र का। यह शासन व्यवस्था का ऐसा स्वरूप होता है जिसमें कि शासक वर्ग पुरानी मान्यताओं से ही बंधा रहता है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण विरोध करता है। इस प्रकार से शिल्स महोदय ने ये 5 मॉडल बताए, जिन्हें मैं पुनः इंगित करता हूँ। पहला बताया राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा बताया अभिभाविकी लोकतंत्र, तीसरा बताया अभिवृद्ध वर्गतंत्र, चौथा था सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र और पांचवा परंपरागत वर्गतंत्र। शिल्स महोदय राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो विशेषताओं को प्रतिमानों को इस प्रकार से दर्शाते हैं। जब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं तो हमें प्रमुख रूप से जो विशेषताएं नजर आती हैं उनमें पहली है अभिवृद्ध नौकरशाही, अर्थात व्यापक आधार वाली नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। दूसरी विशेषता है कि राजनीतिक शक्ति का केंद्रीय सत्ता में अधिकतम एकत्रीकरण हो जाता है। तीसरी विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था और समाज में अधिकतम अंतःक्रिया होना। चौथी, इसकी सत्ता के परंपरागत जो स्रोत हैं वो निर्बल हो जाते हैं। पांचवी विशेषता है कि औद्योगिकरण की जो स्थिति है उसमें वृद्धि हो जाती है, उसको बढ़ावा मिल जाता है। और अंतिम विशेषता के रूप में हम प्रमुखतया मान सकते हैं कि जनसंचार के साधनों को मजबूती मिलने लगती है। इस प्रकार से मुख्य रूप में ये 6 विशेषताएं आधुनिकीकरण की हमको नजर आती हैं। जब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के कारक की बात करते हैं कि कौन से तत्व या कारक हैं जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, तो उसके अंदर सर्वप्रथम जनसंचार के साधन। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जनसंचार के साधन या मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो जनसंचार के साधन प्रमुख कारक के रूप में नजर आते हैं। दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वह राष्ट्र को दिशा दिखाने वाले अभिजन वर्ग के लोग होते हैं। तीसरा है राजनेता। हम जानते हैं कि जिस देश के अंतर्गत राजनेता सक्षम और सकारात्मक होंगे या प्रगतिशील होंगे, वह राष्ट्र निश्चित रूप से आधुनिकीकरण की दिशा में प्रगति करेगा, बढ़ेगा। और चौथा है राजनीतिक दल। विद्यार्थियों, यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी देश के अंतर्गत राजनीतिक दल एक मजबूत लोकतंत्रात्मक स्थिति को बनाए रखते हैं और अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र राजनीतिक आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण के कंसेप्ट पर बातचीत की, इसे समझने का प्रयास किया। नमस्कार।